ओके, चलिए गाइस स्टार्ट करें। तो अगेन आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आप लोगों ने जैसे कि क्या बता रही थी, मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे सर, लेकिन थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ी नहीं काफी दिक्कत आई। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया, हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। ठीक है। सो आज की क्लास और कल की क्लास और, तो इसमें मेरे सारी वेराइटीज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपको वो वाली दिक्कत नहीं आएगी जैसी दिक्कत आपको अभी आई थी। ठीक है। तो आज की क्लास अगेन फिर पूरा अटेंशन चाहिए आप लोगों का मुझे, पूरा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करें अब हम लोग। सो गाइस हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट किया था फिक्स्ड एसेट्स के नाम से, और मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास दो तरीके से इंफॉर्मेशन आ सकती है। पहला था विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ, और दूसरा विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ। है ना। तो हमने कौन सा वाला करा था, हमने विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ वाला करा था, जिसमें हमने ये समझा था कि अगर विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया है तो फिक्स्ड एसेट्स का भी अकाउंट बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्थ का भी अकाउंट बनेगा। अब हम आज कौन सा करने जा रहे हैं, विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ। अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं आया, मींस हमें क्वेश्चन में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं दिया है। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगेन अगर हमें एडजस्टमेंट है तो हमें फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और क्योंकि अब हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं है तो एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट से हमारा काम हो जाएगा। तो सर क्या इसमें और उसमें डिफरेंस है क्या? नहीं, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आता है। तो हम लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, जहां पर प्रॉब्लम हो इमीडिएटली बोलेंगे। सो हमने क्या देखा था, कोई भी एसेट दिया होगा तो उसको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे जैसे हम पहले करते थे। यहाँ पे लिख लेंगे टू ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर हमें अमाउंट दे देंगे। और ऑपोजिट साइड पे हम लोग लिख लेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस। अब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया नहीं हुआ है। ठीक है, एक ही अकाउंट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने सेल किया है, सेल किया तो अगेन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सेम वैसे ही जैसे पहला करा था, बाय बैंक अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, इसमें सेल का अमाउंट आएगा। और जो अमाउंट आपने यहां पर लिखा है उसको आप क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे जैसा हम पहले कर रहे थे। ठीक। अब आपने सेल किया है तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर लॉस हुआ है तो सिमिलर बिल्कुल वैसा ही हम लोग क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे बाय लॉस ऑन सेल, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। और जो अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, ये सेम अमाउंट को हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड पे लिख लेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल, यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट। और जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे। ठीक है। तो सर ये तो सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही चल रहा है जैसे हम पहले कर रहे थे। हाँ जी सर, बिल्कुल सेम डिक्टो वैसा का वैसा है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, जो हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आता था वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम कहाँ लिखते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट में लिखते थे। चलो ठीक है। सो हम लोग पूरा का पूरा वैसा ही है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, जो डेप्रिसिएशन लगता था उस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ पर लिखते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट में लिखते थे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट में ना लिखकर इसी अकाउंट में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और जो ये डेप्रिसिएशन है ये यहाँ पर लिखेंगे, साथ ही साथ इसको क्या करेंगे, सेम अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे। सो एक यही डिफरेंस था कि जो डेप्रिसिएशन था वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट में लिखते थे, अब उसकी जगह फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में ही लिखेंगे। और एक और चीज एक्स्ट्रा करते थे, ये वाली, ये जो हम ट्रांसफर करते थे ना एक जगह से दूसरी जगह पर, दिस वन, ये अब नहीं होगा क्योंकि हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट बन ही नहीं रहा है। सो हमने क्या करा, ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखते थे हम लोग, इस डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्थ को ट्रांसफर कर रहे थे ये अब नहीं होगा। सिर्फ ये एक छोटा सा चेंज है, बाकी पूरा वैसा का वैसा ही है। देखो, बिल्कुल डिक्टो वैसा का वैसा ही है। और फिर आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा डेबिट साइड पर, अगर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बचता है तो ये कहलाएगा टू बैंक अकाउंट, और ये क्या कहलाएगा, परचेज। इसको क्या करेंगे, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस करेंगे।
समझ में आया क्या डिफरेंस है जब विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हो और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हो? क्लैरिटी है? तो मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, हाँ। प्लीज एक बार तो मैंने रिपीट क्या कीजिए। बोला क्या, मैंने सिर्फ सिंपल सा ये बोला जो हम करते हैं सेम वैसा करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते थे पहले और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखते थे, अभी भी वही लिखेंगे। सेल होता था तो यहाँ लिखते थे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करते थे, अभी भी यही करेंगे। लॉस होगा तो यहाँ लिखते थे क्रेडिट साइड पर और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते थे, सेम वैसा। प्रॉफिट जो था वो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, डिक्टो सेम चल रहा है। बस एक फर्क आ गया, अब जो डेप्रीसिएशन था वो हम एक्यूमुलेटेड डेप के क्रेडिट साइड पे लिखते थे, अब क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट नहीं बन रहा है तो उस डेप्रीसिएशन को हम इसी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। एक ये डिफरेंस है, हाँ एक मिनट रुक जाओ। एक ये डिफरेंस है और दूसरा डिफरेंस क्या है, वो जो ट्रांसफर करते थे एक्यूमुलेटेड डेप हम, जैसे इस क्वेश्चन में किया था, ये ट्रांसफर करते थे ना हम, इधर से इधर ट्रांसफर करते थे, ये अब नहीं होगा क्योंकि अब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, आपका जो डेप्रिसिएशन है, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर आ गया और ये अब नहीं करेंगे, जो ट्रांसफर वाली चीज है वो हम नहीं करेंगे। बाकी सब कुछ डिक्टो वैसा का वैसा ही है। समझ में आया? सबने नोट कर लिया? कुशाग्र समझ में आया बेटा? सर समझ तो आ गया पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो क्वेश्चंस करेंगे वो सब सेम हो जाएगा। ठीक है। सो अभी मेरा फोकस क्या है ना, अभी मेरा फोकस ये नहीं है कि आपको एकदम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। राइट नाउ माय फोकस इज कि मैं पहले एक एक चीज का एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूँ। जब प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की सबकी एक साथ तो फिर सारी चीजें ना फिर वो दे ऑल विल फॉल इन सेम प्लेस। बट एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया ना करना क्या है। ठीक है, सबने लिख लिया तो आगे बढ़े। चलिए इतना क्लियर सबको, आगे बढ़े। नेहल समझ में आया? ओके। अब एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और, तो अभी जो मैं आपको एडजस्टमेंट बता रहा हूँ उस एडजस्टमेंट के साथ मेरे वो सारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगे जो रेगुलरली क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। ठीक। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा 7th नंबर एडजस्टमेंट, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स में अपने पास दो केस बनेंगे। केस वन, विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन सर इसका मतलब क्या है? कैश प्रोविजन फॉर टैक्स हमको कहां पर दिया होगा? बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा। और हमें पता है बैलेंस शीट में जब भी कोई चीज दी होती है तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है और मुझे बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2024 की और 31 मार्च 2023 की, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। और मुझे अमाउंट दे दिया 50,000 ये दे दिया और 60,000 ये दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो हमें नीचे अलग से इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसको एडजस्टमेंट्स बोलते हैं हम, उसमें मुझे कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है। अब जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज आती है ना, हमें दो आइटम्स की जरूरत होती है। एवरी टाइम वेन एवर देर इज एडजस्टमेंट फॉर टैक्स, हमें दो चीजों की जरूरत होती ही होती है। सर कौन कौन सी चीज की जरूरत होती है? एक तो हमें टैक्स पेड की जरूरत होती है और दूसरी हमें प्रोविजन फॉर टैक्स की जरूरत होती है। इन एवरी क्वेश्चन हमें ये दो चीज चाहिए ही चाहिए होगा। सर ये होता क्या है, देखो कंपनी क्या करती है, इस साल की इनकम का जो टैक्स मुझे पे करना है वो कब पे करेंगे? हम इसी साल में पे करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे? हाँ ठीक जी है। बताइए। नहीं इसी साल पे नहीं करेंगे क्योंकि बेटा देखो, अपने को टैक्स के बारे में पता कब चलेगा? साल के एंड में। पहले साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तब जाके हमें हमारी इनकम पता चलेगी, उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर होगा। सो कंपनी क्या करती है, करंट ईयर में प्रोविजन बना के रख लेती है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और नेक्स्ट ईयर में उसे पे करेगी। मतलब प्रोविजन बनेगा करंट ईयर में और टैक्स पे होगा नेक्स्ट ईयर में। ये जो मैंने बोला वो समझ में आया? ठीक है। अब जो अपना प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ये नॉन कैश आइटम होता है।
सर नॉन कैश आइटम मतलब हमने प्रोविजन क्रिएट करा है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा माइनस करके अलग से अपने पास ही एक जगह पे रखा हुआ है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक। सो प्रोविजन क्या है, एक नॉन कैश आइटम है। प्रोविजन क्रिएट करने से ना कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है। सो अगर मेरा प्रोविजन बना है तो प्रोविजन नॉन कैश आइटम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दूंगा। सर प्लस क्यों करा, क्योंकि गैस आपने इसे प्रॉफिट से माइनस कर दिया होगा, पर ये तो नॉन कैश आइटम है, ना कैश का इनफ्लो हो रहा है ना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस प्लस कर दोगे, जहां पर हम वो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस करते थे। इतना समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली ये जो टैक्स पेड है, टैक्स पेड नाम में ही लिखा है कि टैक्स पे कर रहे हैं, तो टैक्स पे करने से आउटफ्लो होता है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि टैक्स पेड करना कौन सी एक्टिविटी होता है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनल। नहीं नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। टैक्स आप क्या, टैक्स रेगुलर पेमेंट है, नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी रहता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और क्योंकि हमने पे किया है एंड देयर इज अ आउटफ्लो, तो मैं क्या करूंगा, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर दूंगा इसको। लेकिन इसको माइनस करने की एक जगह है, कहां पर, आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन रहा होगा ना, उसमें सबसे लास्ट आइटम, सबसे नीचे, कहीं और जाके माइनस नहीं करना है, यहीं पर ही करना है। सर कहां पर है? आप एक बार शो कर सकते हो क्या? हाँ। और ये वर्किंग नोट, और ये प्लस कहां पर होता है? प्लस होता है वर्किंग नोट 1 में। सर एग्जाम्पल देके बताओ, अब ध्यान से इधर देखना। समझो क्वेश्चन में मुझे ये 60,000 दिया है, ये 50,000 दिया है, इसमें से एक टैक्स पेड होगा, एक प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा होगा, जहां पर हम ये वर्किंग नोट बनाते हैं, जैसे आपने ये जनरल रिजर्व को प्लस करा है ना, ऐसे ही सेम आप यहाँ प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो आप यहाँ पर प्लस कर देंगे। और सर माइनस कहाँ करेंगे, टैक्स पेड माइनस करेंगे, कहाँ पे टैक्स पेड को माइनस करेंगे, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो सबसे लास्ट आइटम होगा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जस्ट ऊपर, यहाँ पर अलग से साइड में लिखकर बताओगे टैक्स पेड। जगह समझ में आई, इसका एडजस्टमेंट कहाँ पर होगा? ठीक है। तो सर अब मुझे ये बताओ, आपने ये तो बता दिया कि मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे टैक्स पेड चाहिए और एक मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए। तो कौन सा अमाउंट टैक्स पेड होगा और कौन सा अमाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स होगा? सो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया है, जैसे इस वाले सिचुएशन में मैंने 50,000 बोला है, ओपनिंग बैलेंस जो होता है ये हमारा होता है टैक्स पेड, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो होता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ऐसा क्यों, ओपनिंग ही टैक्स पेड है, क्लोजिंग टैक्स पेड नहीं है? क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर हमें अकाउंट कौन सा दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स। सो जो प्रोविजन मैंने करंट ईयर में बनाया है उसका पेमेंट कब करूंगा, नेक्स्ट ईयर में। तो जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर मैंने इतना प्रोविजन बनाया था, इसका मतलब इसको मैं पे करूंगा। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा क्या कहलाएगा, टैक्स पेड। और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है, क्लोजिंग बैलेंस मतलब इस साल मैंने प्रोविजन को क्रिएट करा है, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा कहलाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। सो ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड मानकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे माइनस करना है, क्लोजिंग बैलेंस को प्रोविजन फॉर टैक्स मानकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग नोट में प्लस करना है। ये समझ में आया? ये सबको समझ में आया? गाइस इसमें कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब दूसरा केस हमारा कौन सा बनता है, केस टू। केस टू विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब अब आपको ये तो देगा ही देगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो दिया ही दिया होगा, साथ में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी होगी। सर क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी? फॉर एग्जांपल मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मुझे एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ₹45,000, ऐसा मुझे दे दिया। सर क्या आप हमें क्वेश्चन में बता सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन कैसी दी होगी, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा? तो देखो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो।
आपको ये देखो करंट लायबिलिटी दिख रहा है आपको? करंट लायबिलिटी में ये दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ इसका ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। अब आए एडिशनल इंफॉर्मेशन में। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है सेकंड नंबर एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000। तो ये कौन सा वाला केस है? दिस इज केस नंबर 2, जहां पर अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमें कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। ये है केस नंबर 2। अब केस नंबर 1 कैसे देगा? केस नंबर 1 देखो यहाँ पर, हाँ, यही वाला क्वेश्चन। इसमें देखो अगेन शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है यहाँ पर, ये दिया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट दिया है। नोट में अगर जाकर देखें तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिए हुए हैं, दिखा? सो प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है मुझे और ओपनिंग बैलेंस भी दिया है। और अगर मैं नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ूं जाकर, सो ये मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। और नीचे इंफॉर्मेशन में देखूं तो मुझे टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। फर्स्ट वाला प्लांट एंड मशीनरी का है, सेकंड वाला भी ये प्रपोज डिविडेंड का है। तो यहाँ पर टैक्स पेड से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये मेरा कौन सा है? केस नंबर 1 है। समझ में आया कि कैसे हमें क्वेश्चन में दिखाई देगा? ओके। सो सर अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि केस नंबर 1 में तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सी बात, जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसे टैक्स पेड मान लो और उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे माइनस कर दो। जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे प्रोविजन फॉर टैक्स मानो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दो वर्किंग नोट 1 में। अगर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना रहे थे, ऐसे ही हमें इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सर इसका अकाउंट भी इतना बड़ा ही होगा क्या जितना बड़ा फिक्स एसेट्स का था? नहीं, सिंपल सा अकाउंट है। तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, 4 कॉलम्स बना लेंगे और ज्यादा बड़ा नहीं, 4 लाइन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने अकाउंट बना लिया। अच्छा, कोई आप में से मुझे बताएगा प्रोविजन एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है? एसेट। प्रोविजन हमारा लाइबिलिटी होता है। यस, प्रोविजन इज आवर लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मैं क्रेडिट साइड पे सबसे पहले जाके ओपनिंग बैलेंस लिख लूंगा, टू ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर होगा, टू क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। अब हम जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है टैक्स पेड, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के डेबिट साइड पर यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है? टैक्स पेड का, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो मैंने क्या बोला था? टैक्स पेड का हमें क्या करना है? टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस करना है। कहां पर? सबसे नीचे, सबसे लास्ट में। और फिर आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे बचेगा तो ये कहलाएगा, टू नहीं, इधर बाय आएगा, इधर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। ये अमाउंट आएगा और इस अमाउंट को हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे। कहां पर? वर्किंग नोट 1 में। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी टैक्स का एडजस्टमेंट होगा हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। कौन कौन सी दो इंफॉर्मेशन चाहिए? एक तो टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन चाहिए और एक प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। जब केस नंबर 1 था, जब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो हम ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड मान लेते थे, क्लोजिंग बैलेंस को प्रोविजन मान लेते थे। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कैसे बनाया? ओपनिंग बैलेंस को लिख लिया क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट डेबिट साइड पे लिख लिया। और फिर अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में या तो टैक्स पेड, या तो टैक्स पेड, या तो प्रोविजन फॉर टैक्स, इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन दी होगी। एक इंफॉर्मेशन जो दी होगी उसे उस साइड पे लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर सेकंड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो इन एनी केस वी वांट दीज टू थिंग्स। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, तो मैंने आपको अभी दो दो एडजस्टमेंट बताया। कौन कौन सा एडजस्टमेंट बताया? एक, जब हम फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं विदाउट एक्यूमुलेटेड डेब्ट। और एक मैंने आपको बताया अभी, प्रोविजन फॉर टैक्स।
सबने नोट कर लिया? अब ये जब हम क्वेश्चन में करके देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सबने नोट कर लिया? ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं हम लोग, अभी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। सबने फॉर्मेट बना के रखा है? ठीक है, और अगर नहीं बना के रखा है तो बना के रखो, मैं अभी चलिए। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन को लेकर। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे सामने? हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें हैं। शेयर कैपिटल हमें पता है क्या करना है, पर इस बार शेयर कैपिटल में नोट दिया है, तो चलिए देखें नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में हमें इस बार कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस अलग से इंफॉर्मेशन दी है, तो नथिंग ग्रेट। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में भी नोट दिया हुआ है टू। देखिए नोट में क्या दिया है, जनरल रिजर्व्स और P&L, ये दोनों हमें पता है कैसे करना है। देन डिबेंचर्स दिया है, डिबेंचर्स में परसेंटेज भी दिया हुआ है। फिर करंट लायबिलिटीज है, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है हमें यहाँ पर। और साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, थर्ड वाली। इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स का मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज केस नंबर 2। फिर आ जाए एसेट साइड में, तो हमें एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में आए तो अब यहाँ पर देखो प्लांट एंड मशीनरी दिया, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं दिया हुआ है, ये अच्छी बात है। अब ध्यान से नीचे आकर देखें तो मुझे एडजस्टमेंट देखो, प्लांट एंड मशीनरी का एक एडजस्टमेंट दिया है, प्लांट एंड मशीन का दूसरा एडजस्टमेंट दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ। इट मींस लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा विदाउट विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ। उसके बाद आ जाए तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, फिर अपना करंट एसेट्स दिया है, ये सारी चीजें दी है। कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन? ठीक है। और नहीं भी तो मैंने आपके साथ शीट शेयर करी थी, अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल फोन्स पर वो शीट ओपन कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन नंबर 51 है। और अदरवाइज यहाँ पर देखते जाएंगे, पूरा क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने तो फॉर्मेट बना दिया होगा, मैं भी जरा फटाक से फॉर्मेट लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास भी फॉर्मेट आ गया है और मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन, और ऊपर हम लोग सॉल्यूशन करते जाएंगे। चले स्टार्ट करें सब लोग साथ में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया है ग्रो मोर लिमिटेड, आप अपने क्वेश्चन में ऊपर लिख लीजिएगा। मैं भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, ग्रो मोर लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया है। शेयर कैपिटल के नोट में जाए तो नोट में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिया था, सिर्फ बताया था कि ये जो शेयर कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब क्या हो रहा है, पहले 16 लाख था, अब 20 लाख हो गया। 20 लाख हो गया मतलब इंक्रीज हो गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है तो आई विल राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4 लाख रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने 4 लाख यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में अपने को नोट दिया है, नोट नंबर 2 में आए तो दो चीजें दी है, एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है। तो मैं अपने वर्किंग नोट में आया, सबसे पहले ये जो रिजर्व एंड सरप्लस मुझे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, और क्या दिया हुआ है, 1,20,000। ये मैंने लिख लिया और इधर 80,000 प्लस में आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट हमने सीखा था, सिंपल है, इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अब देखिए क्या हो रहा है, 3 लाख से 4 लाख हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व हो रहा है, 1 लाख, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 लाख। सो इस तरीके से मेरा जनरल रिजर्व भी कंप्लीट हो गया, सरप्लस भी कंप्लीट हो गया। मैं वापस ऊपर बैलेंस शीट में आ जाऊं तो मैंने देखा मेरा शेयर कैपिटल कंप्लीट है, रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट है। यहां तक कोई डाउट? नहीं। उसके बाद क्या दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज दिया है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या दिया हुआ है, 10% डिबेंचर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 10% तो अपन बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, पहले अमाउंट को देखते हैं। पहले था 0, अब हो गया 4 लाख। डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आऊंगा। और क्योंकि मेरे डिबेंचर 0 से 4 लाख हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो आई विल राइट इशू ऑफ डिबेंचर्स।
और कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 लाख से इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 4 लाख। तो ये मैंने क्या करा, अभी मैंने सिर्फ डिबेंचर का एडजस्टमेंट करा है। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का एडजस्टमेंट करना है, और ये इंटरेस्ट कितना है, 10% है। और मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में बताया था, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, अगर डेट क्लोजिंग वाली दी है तो ओपनिंग पे होगा, और ओपनिंग डेट दी है तो क्लोजिंग पर होगा, उल्टा चलेगा। देखिए क्वेश्चन में नीचे कोई डेट दिया हुआ है क्या डिबेंचर को लेकर? यस, ये 5th नंबर एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर न्यू डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। अरे भाई ये तो मजा ही आ गया, ना ओपनिंग डेट दी है ना क्लोजिंग डेट दी है, ये साल के बीच की डेट दे दी इन्होंने हमें। अब क्या करेंगे, अब हमें कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा साल के बीच में। ऐसे केस में क्या करेंगे, मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ, समझो हमारा ये पूरा साल है, यहाँ 1 अप्रैल है और यहाँ 31 मार्च है। साल के शुरुआत में मेरे पास कितना बैलेंस था, 0 बैलेंस था डिवेंचर का, और साल के एंड में मेरे पास कितना बैलेंस है, 4 लाख है। तो ये जो भी चेंज हुआ है, मतलब जो मैंने इश्यू ऑफ डिवेंचर किया, ये कौन सी डेट को करा है, 1 अक्टूबर को करा है, मतलब समवेयर हियर। और कितने डिवेंचर इशू करे हैं मैंने, 4 लाख डिवेंचर पूरे के पूरे यहीं पर ही इशू करे हैं। अब इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, यहां तक तो मेरा 0 बैलेंस था, डिबेंचर था ही नहीं, तो इतने पीरियड का इंटरेस्ट भी मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास डिबेंचर थे ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कितना था डिबेंचर का, 0। और ये जो हमने इशू करा है डिबेंचर, ये कौन सा करा है, 1 अक्टूबर को, तो ये जो 6 मंथ्स आपके निकल गए, इन 6 मंथ्स में आपके पास कोई डिबेंचर था ही नहीं, तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब आपने क्या करा, 1 अक्टूबर को इशू करे डिबेंचर, और साल के एंड तक आपके पास ये 4 लाख थे, तो 6 मंथ्स के लिए हमारा इंटरेस्ट लगेगा। अब मेरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, पहला जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसका तो कैलकुलेट होगा ही नहीं, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करने भी जाऊं तो मेरा डिबेंचर का अमाउंट था 0 × 10% × 6/12, तो अमाउंट भी कितना आएगा, 0, पहले 6 महीने का। और दूसरे 6 महीने का कैलकुलेट करूं तो सर 4 लाख × 10% × 6/12, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 20,000। 20,000 मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। मींस अब इस केस में क्या हुआ, ना मैंने ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करा ना क्लोजिंग बैलेंस पर। तो अगर साल के बीच में डेट दी हुई है तो हमें देखना पड़ेगा कितने पीरियड से कितने पीरियड का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको, सबको समझ में आया? ओके। मेरे को एक चीज पता चल गई, इंटरेस्ट मेरा 20,000 है, और इंटरेस्ट का हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि हमने पे करा है, ये आउटफ्लो है, तो माइनस में लिखेंगे 20,000, और सेम अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 20,000। इसमें किसी को कोई डाउट, कुशाग्र ठीक है, समझ में आया? अक्षांश ठीक है। अब आगे चलें, तो इस तरीके से मैंने अपना डिबेंचर वाला काम भी खत्म कर दिया। उसके बाद आते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल तो नॉर्मल हंसना रोना करना है, हंसना रोना कहाँ करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल के नीचे। तो ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, आपके डिक्रीज हो रहा है, तो यू विल राइट हियर डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ठीक, ये है तो हंसने की बात, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, हंसने की बात है, लेकिन हम रोएंगे। कितना रोएंगे देखिए, तो 2,40,000 का रोएंगे, नहीं 2,40,000, हाँ 2,40,000 का रोएंगे। 2,40,000 से बिल्कुल जी फाड़ के रोएंगे, और नच्चो सारे जी फाड़ के वाला। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे वर्किंग नोट में क्या दिया हुआ है, हमें एक एडजस्टमेंट दिया है। अब जैसे ही आपको एडजस्टमेंट दिखाना, इसके पहले कि आप कुछ सोचो, आप जाओगे वर्किंग नोट में और यहाँ पर आप प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाओगे, सर प्रोविजन फॉर टैक्स। और इसके लिए ज्यादा नहीं, हमें मैक्सिमम 4 लाइन्स की जरूरत पड़ती है, तो मैंने ये अकाउंट बना दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या करूंगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बाय ओपनिंग बैलेंस, और इस साइड पर टू क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स का, 1,40,000,
और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 2 लाख। यहां तक कहानी समझ में आई? यहां तक कहानी समझ में आई? उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है नीचे, बोला ₹1 लाख वॉज पेड एज इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ये क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेड। और इनकम टैक्स पेड हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट पे करा है हमने, ₹1 लाख पे करा है। और जो अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा है, ये अमाउंट, ये टैक्स पेड है। ये सेम अमाउंट हम जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे यहाँ पर लिखेंगे माइनस टैक्स पेड। 1 लाख आउटफ्लो है इसलिए माइनस। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब आ जाए एडजस्टमेंट में। तो क्योंकि आपने अकाउंट बनाया और अकाउंट में इसके अलावा और कोई चीजें नहीं आती है, तो मैं अकाउंट को क्लोज करता हूँ। इस साइड का टोटल आ रहा है 3 लाख, और इस साइड का टोटल आ रहा है 1,40,000, बट 3 लाख आना चाहिए। तो कितना डिफरेंस बचा, 1,60,000 का। ये मेरा क्या कहलाएगा, नाउ दिस विल बी नोन एज बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन क्योंकि नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वर्किंग नोट 1 में, जैसे जनरल रिजर्व को प्लस करा है, वैसे ही आप प्रोविजन फॉर टैक्स को भी प्लस कर देंगे, 1,60,000। ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। ऊपर आ जाए, तो अब जाके हमारा लाइबिलिटी साइड, हमने ट्रेड पेबल भी कर दिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी कर दिया। किसी को लाइबिलिटी साइड में किसी भी आइटम में डाउट, इंटरेस्ट को लेकर, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अब आ जाए हम एसेट साइड में। एसेट साइड में आए तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है। इसमें नोट नंबर 4 दिया हुआ है। नोट नंबर 4 में आए तो अपने को प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है और लैंड एंड बिल्डिंग। अब क्योंकि हम क्वेश्चन ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, हमें एक चीज तो पता है, प्लांट एंड मशीनरी में एडजस्टमेंट है और लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा जिसका एडजस्टमेंट है, और लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे डायरेक्ट, अपना ओपनिंग बैलेंस कितना था, 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 12 लाख, तो मेरा लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज क्यों हुआ होगा, क्योंकि मैंने परचेज किया होगा। ये सोनू, और परचेज करने से क्या होता है, आउटफ्लो। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे लिखूंगा परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ माइनस में लिख लूंगा 4 लाख। ये सबको समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। तो प्लांट एंड मशीनरी में क्योंकि एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हमको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, इसका अकाउंट बनाएंगे, चार 5-6 लाइन की जरूरत पड़ेगी। बना दिया हमने अकाउंट। अब क्या करेंगे, जो चीज सबसे पहले हमें आती है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 10 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 14 लाख। ठीक है। अब आ जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन में। देखो ध्यान से पढ़ो, सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट क्या लिख रहा है, बोल रहा है डेप्रीसिएशन 25% वॉज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, दैट इज ये 10 लाख, इसका 25% हमने डेप्रीसिएशन लगाया है। तो डेप्रीसिएशन को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, बाय डेप्रीसिएशन 2,50,000, 10 लाख का 25%। और क्योंकि ये डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000। ये मैंने जो किया, ये समझ में आया? समझ में आया? ओके। उसके बाद आ जाए, सो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर वन, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर वन प्लांट ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख, जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू, कोई मुझे बताएगा ये रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो नहीं। डिप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बचती है। डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बचती है, ठीक है। रिटर्न डाउन का वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज मेरी बुक्स में उस एसेट की वैल्यू कितनी है।
जो आपकी कॉस्ट होती है, जो आपकी कॉस्ट होती है, इसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर हिंदी में बोलूं तो सिंपल सा बात क्या है, आज की डेट में उसका वैल्यू कितना है मेरी बुक्स में, दैट इज नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू। तो बोला एक मशीन जो मैंने खरीदी थी कभी 1 लाख रुपए में, आज उसकी वैल्यू है 40,000, मतलब मैं 60,000 ऑलरेडी डेप्थ लगा चुका हूँ, इसलिए आज उसकी वैल्यू कितनी है 40,000, वॉज सोल्ड फॉर 70,000। तो मैंने कितने में सेल करा 70,000 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल करा है 70,000 में। और सेल करने से इनफ्लो होता है, तो मैं क्या करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 70,000। ये समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा अब क्योंकि इसकी वैल्यू 40,000 थी और मैंने उसे 70,000 पे सेल करा है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ 30,000 का, तो मैं डेबिट साइड पर लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल 30,000। ठीक। और क्योंकि ये प्रॉफिट है, लॉस को प्लस कर देते हैं, प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे यहां पर प्रॉफिट ऑन सेल माइनस में 30,000। ठीक है, समझ में आया? ओके। सो अब देखें और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी से, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट को क्लोज करें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, सो कैलकुलेट करें तो 14 लाख, 16 17 लाख 20,000 का टोटल आ रहा है। इस साइड भी 17 लाख 20,000 का टोटल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा, तो बैलेंसिंग फिगर कितना होगा 17 लाख 20,000 माइनस 10 लाख 30,000, 6 लाख 90,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा गित्या? गित्या ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? बोलो नियल। परचेज ऑफ मशीनरी। ये परचेज ऑफ मशीन आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। समझ में आया गित्या? परचेज। हाँ जी, परचेज। ठीक है, 6 लाख 90,000। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्या परचेज कैसे हुआ? डेबिट साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो परचेज ही कहलाएगा ना, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड बड़ा था और बैलेंसिंग फिगर अपना डेबिट साइड पे बचा, वो हमने बना हम्म। मेथड भी सीखा था ना। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे बच रहा है तो वो परचेज कहलाएगा, 6 लाख 90,000 परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब आ जाए। सो अब जितने भी मोटे मोटे एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो गए, तो इस तरीके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर। ये हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना था 0, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2 लाख, तो मेरे इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। क्यों बड़े होंगे? क्यों बड़े होंगे? ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया नॉन करंट एसेट परचेज, पे। हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करे, है ना, इन्वेस्टमेंट परचेज करे, सेम वही परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर मैंने लिख दिया माइनस में 2 लाख। ये समझ में आया? उसके बाद क्या आ गया, चलो करंट एसेट्स आ गए, मतलब क्वेश्चन के एंडिंग में पहुंच गए हैं। इन्वेंट्री दिया है। ठीक, इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका हंसना रोना करना है। यहां पे लिखता हूं इंक्रीज इन इन्वेंट्री। है तो हंसने की बात, लेकिन हम क्या करेंगे, रोएंगे। कितना रोएंगे? 4 लाख रुपीज से रोएंगे। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। है तो रोने की बात, लेकिन मैं हंसूंगा। कितना हंसूंगा? 4 लाख रुपीज से, नहीं, हाँ 4 लाख रुपीज से प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो हमारा आंसर होता है, इसको छोड़ देते हैं।
अब आ जाए नोट्स टू अकाउंट्स में, तो हम शेयर कैपिटल कर चुके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर चुके हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर चुके हैं। फिर आए एडिशनल इंफॉर्मेशन में, फर्स्ट वाला कर दिया, सेकंड वाला कर दिया, थर्ड वाला कर दिया, और फोर्थ वाले पे थोड़ा सा ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 23 वॉज 4 लाख एंड 22 वॉज 2 लाख। तो ये वाला जो बैलेंस है 23 वाला, दैट इज 4 लाख, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर करते हैं, और जो ओपनिंग बैलेंस है अपना ये 2 लाख, इसको क्या करेंगे? इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पर प्लस करोगे, डिविडेंड कितना? 2 लाख। और सेम अमाउंट जो है वो यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, डिविडेंड पेड 2 लाख माइनस में। ये समझ में आया? अमोली पल्ले पड़ रहा है? हाँ सर। ठीक है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा हट गया, क्योंकि अब मुझे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा? फाइनल आंसर निकालने जाऊंगा। फाइनल आंसर जब मैं निकालने जाऊंगा, तो सबसे पहले तो ये जो अपने वर्किंग नोट बनाया है, इसका टोटल करोगे। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख, मतलब 2, 3, 4, 4,60,000 एंड 5,40,000 टोटल आ रहा है इसका टोटल। 2, 3, 4, 460 एंड 80, 540। ठीक है। और जैसे ये 540 आया, इसको यहां पर लिख देंगे, 5,40,000। फिर क्या करेंगे? फिर ये वर्किंग कैपिटल का आंसर निकालेंगे। 540, पांच इन सबको प्लस माइनस करेंगे, ये 30,000 माइनस होगा। सो 5, 6, 7, 7,50,000, 7,90,000, 8,10,000, 7,80,000 टोटल आ रहा है। फिर 7,80,000 में आप ये नीचे वाली चीजें प्लस माइनस करोगे। सो 4 4 ये कट हो गया, 3,47,000, 80 माइनस 340। तो मेरा नेट नेट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4,40,000 पॉजिटिव का। ये समझ में आया? ठीक है, प्लस माइनस है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। उसके बाद आ जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तीन चीजें माइनस में, ये चीज प्लस में है। तो जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 8,90,000, 12,90,000, 12,90,000, 70, 12,20,000 आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है इतना। फिर आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो ये दोनों प्लस में, 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, माइनस 2 लाख, 6 लाख, माइनस 20,000, 5,80,000। सो इस तरीके से तीनों का फाइनल आंसर मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? चलिए, तो टोटल करते हैं। प्लस 4,40,000, माइनस 12,20,000, प्लस 5,80,000। तो आंसर जो आ रहा है माइनस का 2 लाख आ रहा है। ठीक है। अब क्योंकि माइनस का 2 लाख आया है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? देखेंगे नेट इनफ्लो, ओ सॉरी, आउटफ्लो फॉर द ईयर 2 लाख। इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखें क्वेश्चन में हमें कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? सो ये क्वेश्चन देखो, कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? प्लस का 2 लाख दिया है, और क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है ना? इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर मैं अपने इसमें प्लस करूंगा 2 लाख, तो माइनस 2 लाख और प्लस 2 लाख कितना आ जाएगा? 0। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है ये? कुशाग्र तुम्हारा वीडियो टर्न ऑफ है। सर पावर कट हो गया मेरे घर पे, इसलिए वो वीडियो रन ऑफ है। ओके ओके, चलो ये समझ में आया सबको? सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है।
तो आज हमने काफी एक्सीड कर दिया। आज किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं? सो आपको क्या करना है गाइस, क्वेश्चन बड़े हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये टफ है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ डिफिकल्टी आ रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यही क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, 51, है ना? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना? ये क्वेश्चन नंबर 51 है। आपके पास ऑलरेडी बुकलेट मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, क्वेश्चन आपके पास होगा, ट्राई टू रिपीट इट। और अगर आपको टाइम मिले तो बहुत अच्छा होगा अगर आप क्वेश्चन नंबर 52 खुद से ट्राई करके देखें तो। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, एक छोटा सा चेंज है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। तो 52 क्वेश्चन अगर आप ट्राई करके देखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। अदरवाइज फिर हम क्लास में करेंगे। और एक और काम करिएगा, कल की क्लास में जब बैठेंगे तो जितने भी एडजस्टमेंट मैंने लिखवाए हैं आपको, उनको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है? एवरीवन इज फाइन नाउ? आज के लिए इतना ही करें। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस। हरे कृष्णा।